क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 डिटर्मिनेंट RD शर्मा MCQ का क्वेश्चन नंबर 1 है हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है इफ A एंड B आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, मतलब A और B कोई दो स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 है, ठीक है। देन डिटर्मिनेंट ऑफ A प्लस B 0 होगा, इज पॉसिबल ओनली व्हेन, मतलब हमको बताना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A प्लस B ये 0 कब होगा, इज पॉसिबल ओनली व्हेन, कब। तो फर्स्ट आप देखो, पहले ऑप्शन पढ़ लो आप, क्योंकि इस वाले में हम डायरेक्टली सॉल्व तो नहीं कर पाएंगे। पहले आप ऑप्शन पढ़ दो, ऑप्शन में क्या है। पहला ऑप्शन बोल रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0 और डिटर्मिनेंट ऑफ B इक्वल टू 0। और का मतलब होता है कि इन दोनों में से एक 0 है, और का मतलब होता है इन दोनों में से एक 0, मतलब हमारे पास ऑप्शन है या तो ये 0 होगा या तो ये 0, ठीक है। B डिटर्मिनेंट ऑफ A प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ B इक्वल टू 0, और C डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ B इक्वल टू 0। एंड का मतलब कि डिटर्मिनेंट ऑफ A भी 0 है और डिटर्मिनेंट ऑफ B भी 0 है, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन है कि A प्लस B 0 के इक्वल होगा। तो इनमें से क्या होगा, अब देखो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू बी ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, मतलब आप दोनों पे अलग अलग डिटर्मिनेंट लगा सकते हो। डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू बी होता है डिटर्मिनेंट ऑफ A डिटर्मिनेंट ऑफ B, लेकिन ये प्लस के केस में नहीं होता। आप ऐसा नहीं लिख सकते डिटर्मिनेंट ऑफ A प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ B, आप ऐसा नहीं लिख सकते। इसको आप ऐसा नहीं लिख सकते, अच्छा नहीं लिख, आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते ना, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। अगर हम ये ऐसा नहीं लिख सकते हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ A प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ B तो 0 होने वाला नहीं है। अगर आप इसको ऐसा लिखते तब ना ये डिटर्मिनेंट ऑफ A प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ 0 होता, तो ये वाला ऑप्शन तो सही नहीं है, तो ये तो ऐसे ही हट जाएगा, ठीक है। अब आप देखो, अब हम ऑप्शन A के लिए बात कर रहे हैं। अब देखो हम ऐसा एक डिटर्मिनेंट हम ले रहे हैं, डिटर्मिनेंट A 1 -1 1 -1, ठीक है। हमने ये डिटर्मिनेंट लिया और एक कोई डिटर्मिनेंट ले लिया B 2 1 3 4, ठीक है। अब देखो डिटर्मिनेंट ऑफ A और डिटर्मिनेंट ऑफ B 0 था, मतलब दोनों में से एक 0 है। अब आप इन दोनों को ऐड करो, देखो क्या 0 बन रहा है। ऐड करके डिटर्मिनेंट आप निकालो, तो ऐड करोगे तो क्या बनेगा 1 + 1, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हो 3 -1 0 1 + 3 4 -1 और 3। अब देखो 3 × 3 9 और 4 × 0 9 - 0 9। अब देखो डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालो 0 के इक्वल आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ B निकालो 0 के इक्वल नहीं आएगा। लेकिन देखो आप यहाँ पे क्या बोला था कि क्या डिटर्मिनेंट ऑफ A अगर 0 हो या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ B 0 हो, तो क्या डिटर्मिनेंट ऑफ A प्लस B 0 होगा। तो आप देख रहे हो कि हम डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 लिए, B हमने एक एग्जाम्पल सेट करा, बस B 0 नहीं था, लेकिन कोई भी नहीं, B 0 नहीं लिया, लेकिन फिर भी हमने इन दोनों का प्लस करा तो 0 नहीं आया। मतलब अगर हम इन दोनों में से एक 0 ले रहे हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ A प्लस B जो है वो 0 नहीं आ रहा है, तो मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होने वाला है, ठीक है। अब हम ऑप्शन C के लिए चेक करेंगे। आप लो ऐसा एग्जाम्पल लो कि डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 बने, डिटर्मिनेंट ऑफ B भी 0 बने, लेकिन आप फिर देखेंगे कि क्या डिटर्मिनेंट ऑफ A प्लस B भी 0 बन रहा है। तो हम एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। तो हम A कुछ इस तरह से ले रहे हैं, A हमने ले लिया, हम A यही ले लेते हैं, कोई नहीं, हम A यही ले रहे हैं। अब देखो इसका डिटर्मिनेंट तो 0 आ रहा है। अब देखो डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालो 0 आएगा, ठीक है। अब देखो 1 × -1 फिर बीच में माइनस, और ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना 1 × -1 तो ये हो जाएगा -1, ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो -1 + 1 0 हो जाएगा, 0 हो गया। अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ B लो, क्या लोगे, ले लो जो 0 बन जाए, 2 1 1 2 ले लो। अब देखो निकालो डिटर्मिनेंट ऑफ B, तो 1 × 2 2, फिर बीच में माइनस 1 × 2 2, तो 2 - 2, तो आप देखो डिटर्मिनेंट ऑफ B भी 0 बन रहा है। अब आप निकालो डिटर्मिनेंट ऑफ A प्लस B, तो अब देखो 1 + 1 3
-1, ये 1 हो गया, 1 + 1 2, -1 + 1 0। अब देखो 3 × 0 0, बीच में -2 × 1 2। अब देखो -2 आया, 0 के इक्वल तो नहीं आया, लेकिन डिटर्मिनेंट ऑफ a + b तो 0 आना चाहिए था ना, तो मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होने वाला। तो फाइनली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं फिर से ओवरव्यू देता हूँ। आप देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि ए और बी कोई दो मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 है, तो हमने ऑर्डर 2 ही लिया है, हमने कोई अलग ऑर्डर नहीं लिया है, ऑर्डर 2 है। देन डिटर्मिनेंट ऑफ a + b जो होगा वो 0 होगा। कब? a + b हमें नहीं पता कि मतलब 0 होना ही चाहिए। ये जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट मतलब हम ये डिटर्मिनेंट ही बताता है, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोई अलग बात नहीं है जो हमने लिखा है, हम इससे फैमिलियर है इसीलिए हमने इसी को यूज कर लिया। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a + b 0 होगा। कब? कब ये 0 हो सकता है? पहला ये, अगर ये होगा तब 0 होगा क्या? तो हमने चेक करा, हमने एक एग्जांपल लिया a जिसका डिटर्मिनेंट 0 था। अब देखो हमने और है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ a डिटर्मिनेंट ऑफ b दोनों में से एक 0 हो सकता था, तो हमने a को 0 ले लिया और b को 0 नहीं लिया, दोनों को ऐड करके डिटर्मिनेंट निकाला तो देखा 0 नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन तो नहीं होने वाला था। मतलब हमको बताना था कि ये 0 होगा कब? जब ऐसा होगा तब 0 होगा, जब ऐसा होगा तब, जब ऐसा होगा तब, कि जब ऐसा होगा तब। तो ये भी नहीं हो सकता था क्योंकि ये प्रॉपर्टी बोलती थी कि डिटर्मिनेंट ऑफ a + b को हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, तो ये तो होने वाला नहीं था। फिर नेक्स्ट हमने चेक करा ऑप्शन नंबर सी। आप इसी को एग्जाम्पल, ऐसा एग्जाम्पल भी लेके चेक कर सकते हो, आप एग्जाम्पल लेके देखना, ऐसा नहीं होल्ड करेगा। हमने फिर एक एग्जाम्पल लिया जिसमें डिटर्मिनेंट ऑफ a और डिटर्मिनेंट ऑफ b दोनों 0 था, फिर हमने डिटर्मिनेंट ऑफ a + b निकाला तो 0 नहीं आ रहा था, तो इसलिए ये भी नहीं होने वाला था ऑप्शन। तो फाइनली ऑप्शन डी हो जाएगा। आप चेक कर सकते हो, आप a + b की जगह 0 डाल दो ना, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 0, 0 का डिटर्मिनेंट 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, ये नहीं बताना कौन सा करेक्ट है, करेक्ट नहीं है ये बताना है। तो अब एक एक करके चेक करो। अब देखो पहला है कि a का डिटर्मिनेंट a के ट्रांसपोज के इक्वल होता है। बिल्कुल आपको पता है कि किसी भी ट्रांसपोज का मतलब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। फिर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। मतलब आपने प्रॉपर्टी पढ़ा है ना कि ए का ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होता है, तो ये तो सही है, तो ये सही है, तो ये ऑप्शन नहीं होने वाला है। ठीक है, हमें बताना है कौन सा गलत है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ के ए विच इज इक्वल टू के क्यूब डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मतलब आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है ना कि डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, इसमें के को आप बाहर तो कर सकते हो, बिल्कुल बाहर कर सकते हो, ये बोलता है प्रॉपर्टी कि हम के को बाहर कर सकते हो, लेकिन के अकेला बाहर नहीं आएगा। मतलब अगर जैसे हम यहाँ पे बोल देते हैं कि ए का ऑर्डर एन है तो ये के एन बाहर आएंगे, क्या होगा, के एन बाहर आएगा। तो आप देखो यहाँ पे है के डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, तो ये के तो बाहर आ सकता है, लेकिन इसका ऑर्डर 3 है तो ये के अकेला बाहर नहीं आता, ये जितना ऑर्डर है उसकी पावर के की उतनी पावर बाहर आती है। तो यहाँ पे ऑर्डर 3 है तो के क्यूब बाहर आएगा, तो बिल्कुल ये सही बात है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होने वाला। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन सी पे तो आप चेक करो, इफ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्या होगा कि ए का ट्रांसपोज -a के इक्वल होगा। अगर अब पहले हमने यहां तक पढ़ा है, इफ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, आगे क्या बोल रहा है, ऑड ऑर्डर है, ए का जो ऑर्डर है ना वो ऑड है, ऑर्डर ऑफ ए जो है वो हमें पता है कि ऑड है, जो भी है हमें नहीं पता जो भी है, लेकिन ऑड है, तो क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होगा। तो चेक करते हैं एक बार, चेक करते हैं एक बार।
तो आपने पढ़ा है ना, मतलब डिटर्मिनांट ऑफ ए का ट्रांसपोज उसके डिटर्मिनांट के इक्वल होता है। तो मतलब डिटर्मिनांट ऑफ ए का ट्रांसपोज डिटर्मिनांट ऑफ माइनस ए के इक्वल होगा, क्योंकि ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल है ना। मतलब कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वल होता है। तो ए का ट्रांसपोज का डिटर्मिनांट माइनस ए के डिटर्मिनांट के इक्वल होगा। ठीक है, हमने कुछ भी नहीं करा है। अब देखो ना, हमने प्रॉपर्टी यूज कर ली है। ठीक है, आप ऐसा भी समझो कि हमने दोनों साइड डिटर्मिनांट लगा दिया। क्या कह रहा, दोनों साइड डिटर्मिनांट लगा दिया। अब आप देखो, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, -1 ए, और आपको पता है ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनांट ऑफ ए के इक्वल होता है। तो डिटर्मिनांट ऑफ ए लिख दो। ठीक है, अब आप देखो, ये -1 को हम बाहर तो कर सकते हैं, लेकिन ये -1 सिर्फ अकेला बाहर नहीं आएगा, ये ए का जितना ऑर्डर है उतनी -1 की पावर बाहर आएगी। तो हम सपोज कर लेते हैं कि चलिए ए का जो ऑर्डर है वो n है, तो -1 की पावर n बाहर आ गया। डिटर्मिनांट ऑफ ए यहाँ पे हो गया डिटर्मिनांट ऑफ ए। ठीक है, अब आप इसको इधर शिफ्ट करो, तो डिटर्मिनांट ऑफ ए, अच्छा ऐसे ही रहने दो, -1 की पावर n डिटर्मिनांट ऑफ ए। आप देखो हमने यहाँ पे कुछ नहीं करा है, ए का ट्रांसपोज का डिटर्मिनांट ऑफ ए के इक्वल होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे n ऑड है, अगर n ऑड हुआ तो -1 की पावर ऑड करो, जैसे 1 करा तो -1 आता है। -1 की पावर 3 करो, 3 ऑड है तो -1 का क्यूब -1 आता है। तो अगर n ऑड है तो यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस डिटर्मिनांट ऑफ ए। अब देखो ना, -1 की पावर हमने 1 करा, 1 ऑड है, -1 आया। -1 की पावर 3 करा, 3 ऑड है तो भी -1 आया। तो अगर n ऑड है तो -1 आएगा। तो आप इसको इधर ले आओ, तो डिटर्मिनांट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनांट ऑफ ए विच इज इक्वल टू 0। अब हम देखो, डिटर्मिनांट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनांट ऑफ ए, ये हो जाएगा 2 टाइम्स डिटर्मिनांट ऑफ ए विच इज इक्वल टू। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, डिटर्मिनांट ऑफ ए, इस 2 को इधर ले, तो डिटर्मिनांट ऑफ ए इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब देखो डिटर्मिनांट ऑफ ए 0 आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होने वाला, तो फाइनली ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता भी, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है। आप देखो, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे पास ये डिटर्मिनांट है a प्लस बी, सी प्लस एफ, सी प्लस डी, जी प्लस एच। ठीक है ना, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी कि ना, हम किसी भी डिटर्मिनांट को सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कोई नहीं, मैं बताऊंगा कि ये दोनों कैसे बराबर नहीं है। आप कुछ मत करो, पहले आप देखो कि ये दोनों बराबर नहीं होंगे। बोल रहा है ना कि ये डिटर्मिनांट इस पूरे के बराबर है, हम चेक कर लेते हैं ना कि बराबर है कि नहीं। आप इसको सॉल्व करो पहले, तो क्या होगा, a प्लस बी, इसको ओपन करो तो a प्लस बी इंटू जी प्लस एच। अगर हम इसको ओपन करें तो ये ना बनेगा, और फिर बीच में माइनस, और इन दोनों का प्रोडक्ट c प्लस एफ, सी प्लस डी, ये हो जाएगा a इंटू जी प्लस a इंटू एच प्लस बी इंटू जी प्लस बी इंटू एच। ठीक है, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, c इंटू सी माइनस सी का स्क्वायर, c इंटू डी माइनस से डी, माइनस से डी, फिर फिर f इंटू सी तो माइनस एफ सी, फिर c इंटू डी तो माइनस से डी, तो हो गया ना, मतलब एफ डी माइनस एफ इंटू डी तो माइनस एफ डी। ठीक है, ये आ गया। अब इनको सॉल्व करो, तो देखो ए ई सी जी प्लस बी एफ डी एच, ओपन करो तो ये बनेगा ए जी ए माइनस ई सी प्लस बी एच माइनस एफ डी। अब देखो क्या दोनों बराबर है, नहीं जी, दोनों बराबर तो नहीं है।
नहीं है तो यही तो गलत है। मतलब ये बोल रहा है कि ये दोनों इक्वल है, मतलब और देख रहे हैं तो ये दोनों इक्वल है ही नहीं, तो मतलब यही जो स्टेटमेंट है वही इनकरेक्ट है। और दूसरा आप ऐसे भी समझ सकते हो क्योंकि आपने प्रॉपर्टी पढ़ा है कि हम किसी भी डिटर्मिनेंट को सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे ऐसा कुछ डिटर्मिनेंट रहे तो हम इसको सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब हम इस कॉलम को दो कॉलम में ब्रेक कर सकते हैं। जैसे ऐसे ए सी, जैसे यहाँ पे प्लस है यहाँ पे प्लस है, तो हम इस वाले कॉलम को ब्रेक करें। और ये हम ध्यान में रखते हैं कि हम दोनों को साथ में ब्रेक नहीं कर सकते, एक कॉलम मतलब एट अ टाइम एक ही कॉलम को ब्रेक करते हैं। तो अगर हम इस वाले कॉलम को ब्रेक करें तो ये एज इट इज आएगा। आप देखो बीच में प्लस था तो प्लस यहाँ डाला, प्लस के इस साइड यहाँ पे लिखा है, प्लस के उस साइड यहाँ पे लिख दो, और बाकी एज इट इज लिख दो। तो ये तरीका होता है ब्रेक करने का, कि नहीं कि हमने सारा को साथ में ही ब्रेक कर दिया। आप देखो सारा को साथ में ही ब्रेक कर दिया है, वैसे साथ में भी नहीं ब्रेक करा है ना हमने। हाँ ठीक है, इसने रो से करा है, कोई नहीं। आप देखो इसको रो से करा है, इसमें रो से करा है, तो हम आप एग्जांपल मैंने कॉलम से दे दी, कोई नहीं आप रो से भी चेक कर लेना। ब्रेक आपको पता है ना, एक बार में हम बस एक ही रो या एक ही कॉलम को ब्रेक कर सकते हैं। तो हम चाहते तो सिर्फ इस वाले रो को ब्रेक कर सकते थे, लेकिन इसने दोनों को एक साथ ब्रेक कर दिया, इसलिए गलत करा है, इसलिए यही वाला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ a इक्वल टू दिस एंड सी आई जे इज co-factor of aij in a, then value of the determinant a is। हमको बताना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा। अगर सी आई जे को फैक्टर है ए आई जे का, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा। तो आप देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा कि आप किसी भी एक रो या एक कॉलम को पकड़ लो। जैसे हमने इस वाले चलो रो को पकड़ लिया, आप इसके हर एलिमेंट को इसके करस्पॉन्डिंग को फैक्टर से मल्टीप्लाई करो और ऐड करते जाओ। जैसे अगर a11 को हम मल्टीप्लाई करो इसके करस्पॉन्डिंग को फैक्टर से, वो होगा c11, फिर बीच में प्लस डालो, फिर इस नेक्स्ट एलिमेंट इस वाले रो का a12 है, फिर इसको मल्टीप्लाई करो कोफैक्टर इसके करस्पॉन्डिंग को फैक्टर से, दैट इज c12, फिर प्लस डालो, फिर नेक्स्ट एलिमेंट लो a13, इसको मल्टीप्लाई करो इसके करस्पॉन्डिंग को फैक्टर से c13। तो ये जो वैल्यू आएगी ना, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल आएगी। लेकिन आप ध्यान ये रखना कि आपने जो एलिमेंट लिया है उसी के करस्पॉन्डिंग को फैक्टर होना चाहिए। अगर आपने a11 लिया है और आपने को फैक्टर मल्टीप्लाई कर दिया c21, तो ये डिटर्मिनेंट के बराबर नहीं आने वाला है, और इसकी जो भी वैल्यू आती है वो 0 आती है। अगर सेम है, अब देखो a11 है और c11 है, a12 है c12 है, फिर आप देखो a13 c13, 13 13 है, 12 12 है, 11 है 11 है, तो इसका वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल आता है, वरना 0 आता है। ठीक है, वरना 0 आता है अगर कोई रो और कॉलम फिक्स्ड हो जाता है। ठीक है, तो आप देखो कि किसमें सेम। आप देखो यहाँ पे a11 है, यहाँ पे 311, a11 के साथ है 31, तो दोनों सेम तो नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होने वाला। आप नेक्स्ट चेक करो, देखो a11 के साथ c11 है, लेकिन 12 के साथ तो 21 है, तो ये भी डिटर्मिनेंट नहीं होने वाला। अगर एक भी सेम नहीं, आप देखो हर केस में सेम होना चाहिए, 11 11 12 12 3 13 13। अब नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट ऑप्शन सी में देखो 21 11 नहीं है। अब देखो 21 है, यहाँ पे 11 है, दोनों सेम कहाँ है, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। यहाँ पे देखो 11 11, a121 c21, a31 c31 सेम है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। मतलब यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो इक्वल होगा a11 c11 होगा, प्लस a12 a21 प्लस c21 प्लस a31 c31। तो आप बताओ इस बार किस वाले कॉलम से एक्सपैंड किया गया। आप देखो चेक करो a11 a21 a31 कौन से कॉलम या फिर रो को पकड़ा। देखो फर्स्ट वाले कॉलम को पकड़ा है इसने और यहाँ से डिटर्मिनेंट निकाला, तो ये जो एक्सपैंड है ना, ये फर्स्ट वाले कॉलम मतलब c1 से एक्सपैंड किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन अ गिवन डिटर्मिनेंट ऑफ ए वेयर।
हमको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन चेक करो क्या बोल रहा है, ऑर्डर ऑफ माइनर लेस देन ऑर्डर ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मतलब क्या बोल रहा है कि जो आप देखो ए का ऑर्डर है 3x3, हम थोड़ी देर के लिए सपोज कर लेते हैं, चलो ए कोई मैट्रिक्स है और कुछ ऐसा एलिमेंट है 1 4 5 0 -1 0 2 3 1। ठीक है, हमने सपोज कर लिया कि ये हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3x3 है। ठीक है, तो बोल रहा है कि ऑर्डर ऑफ माइनर लेस देन द ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ऑर्डर क्या होगा, जो ए का ऑर्डर है वही डिटर्मिनेंट ऑफ ए का भी ऑर्डर हो जाएगा, दैट इज 3x3। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जो ऑर्डर है वो 3x3 होगा, तो हम ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा वो 3 होगा। ठीक है, तो माइनर का ऑर्डर, माइनर निकालो, चलो कोई भी एक माइनर निकाल लेते हैं, हम इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग माइनर निकाल ले रहे हैं। ये एलिमेंट है A11, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो माइनर आएगा वो आएगा M11। ये एलिमेंट है A11, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो माइनर आएगा वो आएगा M11। और ये हम कैसे निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमने ये एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग माइनर निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे, इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे। क्या करेंगे, इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे, और ये जो बचा यही माइनर हो जाएगा, -1 3 0 1। तो आप देखो इस माइनर का ऑर्डर क्या है, 2 है इसका ऑर्डर। तो आप देखो जो 2 होता है वो 3 से छोटा होता है, 2 जो होता है वो 3 से छोटा होता है, मतलब माइनर का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट से छोटा है। मतलब ये वाला ऑप्शन, मतलब ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, आप देखो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, यहाँ पे बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, तो इसलिए ये करेक्ट था, इसलिए ये ऑप्शन में नहीं होने वाला, तो इसमें ये ऑप्शन नहीं होने वाला। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, माइनर ऑफ एन एलिमेंट कैन नेवर बी इक्वल टू को फैक्टर ऑफ द सेम एलिमेंट। मतलब किसी भी एलिमेंट का माइनर कभी भी उस एलिमेंट के को फैक्टर के इक्वल नहीं होता है। अब फिर से सुनो, ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है भी, मतलब किसी भी एलिमेंट का माइनर, किसी भी एलिमेंट का माइनर, जैसे A11 के कॉरस्पॉन्डिंग आया है M11, आया है ना M11, तो इसका माइनर निकालो आप। जैसे आपने माइनर निकाला तो क्या आएगा, -1 × 1 -1 और फिर 3 × 0 0, तो -1 आ गया। तो A11 के कॉरस्पॉन्डिंग माइनर का वैल्यू आया है -1। तो ये जो माइनर आया है ये कभी भी इक्वल नहीं होगा, मतलब M11 कभी भी इक्वल नहीं होगा, नेवर भी इक्वल टू को फैक्टर ऑफ द सेम एलिमेंट। इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर क्या आएगा, C11। मतलब कभी भी M11 और C11 बराबर नहीं होंगे, कभी भी। आप किसी के लिए भी निकालो, आप चेक कर लो ना, एक बार निकालो। ये स्टेटमेंट बोल रहा है, अभी हमने चेक नहीं करा कि ये ट्रू है कि फॉल्स, अभी बोल रहा है जो वही बताया मैंने। तो आप C11 निकालो। C11 के लिए क्या करता है, आप इन दोनों का सम करो, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 इवन है तो यहाँ पे प्लस लिखो, प्लस, और जो M11 की वैल्यू है वो है -1, तो आप देखो -1, तो ये दोनों तो बराबर आ गया, लेकिन ये तो बोल रहा था कि बराबर नहीं आएंगे, बराबर तो आ गया, तो ये स्टेटमेंट तो गलत बोल रहा है ना ये, तो यही वाला होगा। ठीक है, ये तो फॉल्स बात था, तो यही इनकरेक्ट है, तो ये हो गया। ठीक है, अब ये देखना कि ये नेवर, मतलब ये ना सी, मतलब Mij इज नॉट इक्वल टू Cij, कभी भी बराबर नहीं होंगे। लेकिन हमने देखा कि एक ऐसा केस मिल रहा है जहाँ पे M11 और C11 इक्वल है, तो इसलिए वो गलत हो गया। नेवर बोला था, कभी भी बराबर नहीं होंगे। जैसे अगर ऑड एलिमेंट के लिए आप निकालते तो बराबर नहीं आता, जब भी आप सेम, मतलब अगर आप इन दोनों का सम करो और इवन आएगा तो बराबर आएंगे, और जब ऑड आएगा तो बराबर नहीं आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन सी बोल रहा है, ऐसे ये तो हो गया, तो ये दोनों तो होंगे, मतलब ये दोनों तो सही स्टेटमेंट होंगे और ये दोनों तो होंगे नहीं, फिर भी मैं बता देता हूँ कैसे चेक करना है आपको। नेक्स्ट ऑप्शन सी बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग एलिमेंट्स ऑफ रो और कॉलम बाय कोफैक्टर, बाय कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। मतलब डिटर्मिनेंट, ये बोल रहा है कि डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालते हैं, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जो निकलता है वो क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं एलिमेंट ऑफ अ रो। जैसे आप इस वाले को समझ सकते हो,
अभी जो हमने ऊपर में क्वेश्चन करा ना, आप देखो ना, यही स्टेटमेंट यही बोलना चाह रहा है कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट निकलता है, मतलब डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है वो कैसे निकलता है कि बाय मल्टीप्लाइंग एलिमेंट ऑफ अ रो। अब देखो इस वाले रो को हमने पकड़ा, इसके एलिमेंट, आप देखो इसका एलिमेंट है A11, मल्टीप्लाइंग एलिमेंट ऑफ अ रो कॉलम बाई कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। अब देखो A11 को आपके इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करा C11, इसको आपने इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करा और इस तरह से आपने डिटर्मिनेंट ऑफ A निकाल लिया। तो यही तो बोल रहा था, हम ऐसा ही तो निकालते हैं, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स इज सेम। और माइनर और कोफैक्टर तो सेम होता है। और नेक्स्ट बोल रहा है कि ऑर्डर ऑफ माइनर का ऑर्डर क्या है, 2 है, कोफैक्टर का, माइनर और कोफैक्टर का ऑर्डर सेम आता है। आप कोफैक्टर निकालो, कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, Cij विच इज इक्वल टू -1 की पावर i प्लस जे Mij। तो आप देखो ये तो माइनस बताएगा सिर्फ कि माइनस होगा प्लस, बाकी तो Mij है ना, और Mij का ऑर्डर 2 है, तो फाइनली Cij का भी ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। अब फिर से सुनो मैंने क्या बोला, ये है Cij का फॉर्मूला क्या होता है, -1 i प्लस जे। अब ये जो भी होगा या तो -1 होगा या तो +1 होगा, मतलब कांस्टेंट होगा, ये तो कांस्टेंट होगा, या तो -1 होगा या तो 1 होगा, और वो डिपेंड करता है कि -1 के पावर क्या होने वाली है। ठीक है, जो भी होगा -1 होगा या फिर +1 होगा। और Mij, फिर Mij, तो आप Mij क्या है, ये है Mij। अगर आप इसमें -1 से मल्टीप्लाई करो फिर या 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या इसका ऑर्डर चेंज होगा, नहीं होगा ऑर्डर चेंज। तो अगर इसका ऑर्डर 2 है तो फाइनली Cij का भी ऑर्डर 2 ही हो जाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, लेट दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू दिस, देन द वैल्यू ऑफ दिस। हमको इसकी वैल्यू निकालनी, हमको किसकी वैल्यू निकालनी, हमको निकालनी है वैल्यू 5a + 4b + 3c + 2d + e की। हम क्या करेंगे, इसको एक्सपैंड करेंगे, सॉल्व करेंगे और देखेंगे वो जो भी बराबर आएगा उसके हम इसको मतलब हम इसको सॉल्व करने पे जो भी आएगा उसको इससे इक्वेट कर लेंगे। ठीक है, वहाँ से A B C D की वैल्यू निकल जाएगी, वो यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, इसकी वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ से चलो इसको डेल्टा के इक्वल लेके चलो एकदम, x² x 2x x x 6 6। ठीक है, अब देखो इस वाले कॉलम डायरेक्ट एक्सपेंड करेंगे क्या, नहीं, बिल्कुल डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं करेंगे, जहाँ पे सिंप्लीफाई हो सकता है वहाँ पे कर लेंगे सिंप्लीफाई। अब देखो इस वाले कॉलम में क्या कॉमन नज़र आ रहा है, इस वाले कॉलम में x कॉमन है, तो x को कॉमन कर लो, टेकिंग कॉमन x फ्रॉम, ये कौन सा कॉलम है, C1, तो फ्रॉम C1, तो यहाँ से डेल्टा हो जाएगा, x बाहर आएगा, x हो गया, पीछे क्या बचेगा 1x1। अब देखो यहाँ से x कॉमन हुआ 1 बचेगा, यहाँ x² था तो x कॉमन किया तो x बचा, यहाँ पे x है तो x कॉमन होगा तो 1 बचेगा, और यहाँ पे एज इट इज 2x x x 6 6। ठीक है, अभी हम एक्सपैंड करेंगे क्या, नहीं, अभी भी हम एक्सपैंड नहीं करेंगे, 2 0 बना सकते हैं, बना लेते हैं पहले 2 0। कैसे बनाओगे 2 0, कुछ नहीं जी, हम क्या करेंगे ना, इसको इससे माइनस कर लेंगे, इसको इससे माइनस कर लेंगे। आप देखो 1, यहाँ पे देखो इसको छोड़ो, x - x 0, 6 - 6 0, 2 0 बन गए, एक्सपैंड कर देंगे। ठीक है, तो आप अप्लाई करो, अप्लाइंग, अब देखो ये है R2 और ये है R3, इसको इससे माइनस कर रहे हैं, मतलब R3 में R2 को माइनस कर रहे हैं, इसको इससे माइनस कर रहे हैं, तो R3 को R2 से माइनस कर रहे हैं, डेल्टा विच इज इक्वल टू x। अब आप देखो ये क्या बोलता है, R3 को पकड़ो, ये है R3, दिस इज R3, दिस कंप्लीट R3 है, R3 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1 है, 1, फिर माइनस इसके करस्पॉन्डिंग जो R2 में है वो x है, तो यहाँ पे बना 1 - x, यहाँ पे लिख दो 1 - x। बाकी 2 रो को आप एज इट इज देख सकते हो क्योंकि उसमें तो कोई चेंज कर नहीं रहे हो आप। ठीक है, नेक्स्ट R3 का एलिमेंट है x,
माइनस इसके करस्पॉन्डिंग जो R2 में है क्या x, तो x माइनस एक्स 0 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट R3 का एलिमेंट है 6, 6 माइनस इसके करस्पॉन्डिंग में जो R2 में है क्या है 6, तो 6 माइनस 6 0 हो गया। तो अब देखो इस वाले रो में अगर हम किसी भी एक रो या एक कॉलम में 2 0 बना ले तो उसके बाद हम एक्सपैंड कर सकते हैं, वो विदाउट एक्सपैंडिंग ही कहलाता है। फिलहाल यहाँ पे बोला नहीं कि आप एक्सपैंड करो या विदाउट एक्सपैंडिंग करो, लेकिन फिर भी 2 0 बना के एक्सपैंड करने से तो ईजी हो जाता है। ठीक है, अब देखो 2 0 कहाँ पे है, इस वाले रो में है, ये है R3, तो यहाँ पे लिख दो एक्सपैंड बाय R3। तो डेल्टा विच इज इक्वल टू एक्स। अब देखो हम यहाँ से एक्सपैंड करें तो ये कौन सा एलिमेंट है, ये A31। आप इन दोनों का सम करो, 1 + 3 4 हो जाएगा, 4 इवन है ना तो प्लस आएगा, यहाँ पे लिख लो प्लस, तो प्लस 1 माइनस एक्स। ठीक है, प्लस 1 माइनस एक्स। अब ये लिया है ना तो इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो। अब देखो ये एलिमेंट हमने लिया 1 माइनस एक्स ले लिया, तो इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम को डिलीट कर दो, और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो क्या बचा है, ये बचा है, तो इसका डिटर्मिनेंट 2 × 6 12, बीच में माइनस x × x एक्स स्क्वायर। ठीक है, और बाकी ये 2 0 है, तो 0 को अगर हम लेंगे भी तो 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, तो इसलिए हम इन दोनों को रहने दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट अब इसको मल्टीप्लाई करो, देखो इसको इससे करोगे तो x, इसको इससे करोगे माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया 12 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो डेल्टा क्या बना, आप इसको मल्टीप्लाई करो, अब देखो 12x हो जाएगा, इसको इससे करोगे माइनस एक्स क्यूब, इसको इससे करोगे माइनस 12x स्क्वायर, और इसको माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4, क्या हो जाएगा, प्लस एक्स की पावर 4। अब ये जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल दिया हुआ है, उसके इक्वल दिया हुआ है, तो 12x माइनस एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 विच इज इक्वल टू ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, इसके इक्वल है। अब देखो हम इसको अरेंज करके लिख ले रहे हैं, पहले x की पावर 4 लिख दे रहे हैं, फिर x क्यूब वाला लिख रहे हैं, फिर एक्स स्क्वायर वाला, और बाद में ये 12x वाला, विच इज इक्वल टू a x की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। ठीक है, अब कंपेयर करो, यहाँ पे a क्या होगा, a1 हो जाएगा, एक्स क्यूब के कोफिशिएंट को कंपेयर करो, b क्या हो जाएगा, b -1 हो जाएगा, आप देखो ना b -1 हो जाएगा, c क्या हो जाएगा, c हो जाएगा -12, और d हो जाएगा 12। हमने कुछ भी नहीं करा, बस कंपेयर कर लिया कोफिशिएंट्स को। ठीक है, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करा, यहाँ पे रिप्लेस करो 5a 5a हमें इसकी वैल्यू निकालनी है ना, 5a प्लस 4b प्लस 3c प्लस 2d प्लस a। ठीक है, 5a क्या है, a1 है, प्लस 4b, b क्या है, b है -1, प्लस, आप देखो इसको ऐसा लिख लो प्लस 0, तो e क्या हो जाएगा, e 0 हो जाएगा। ठीक है, e 0 हो जाएगा, फिर 3c, c है -12 और प्लस 2d, d है 12 प्लस e, e है 0। ठीक है, e है 0। नेक्स्ट अब मल्टीप्लाई करो, 5 × 1 5, 4 × -1 -4, -12 × 3 -36, और ये हो जाएगा 2 × 12 24, और वो तो 0 ही हो जाएगा, ये हो गया -40 और ये हो गया 29, तो ये बनेगा -11। आप चेक कर लेना -11 बनेगा, आप देखो ना -36 और -4 -40, और ये बना 24 + 9 29, तो 29 -40 -11, -11 तो ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो आप देख लो एक बार,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। हमको इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, मतलब जो इसकी वैल्यू आएगी आप बताओ वो किसके इंडिपेंडेंट है, एन के इंडिपेंडेंट है, ए के इंडिपेंडेंट है कि एक्स के इंडिपेंडेंट है या किसी के इंडिपेंडेंट नहीं है। तो आप देखो, आप कुछ मत करो, आप डिटर्मिनेंट निकालो, इसके डिटर्मिनेंट निकालो और फिर जो नहीं आएगा, जैसे एन नहीं आया, आपने सॉल्व करा और कुछ ऐसा बन गया, मतलब चलिए नहीं पहले सॉल्व करते हैं उसके बाद क्लियर होगा। डेल्टा आप निकालो, डेल्टा के इक्वल ले लो इसको, ए स्क्वायर ए वन कॉस एन एक्स साइन एन एक्स कॉस एन प्लस वन एक्स साइन एन प्लस वन एक्स कॉस एन प्लस टू एक्स साइन एन प्लस टू एक्स। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो ना कि 2 0 बना के एक्सपैंड करोगे दिक्कत हो जाएगी। आप देखो, अगर आप ऐसा सोचो इसको ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लाके सब्ट्रैक्ट कर दे, आप करना, आपको दिक्कत होगी। आप करके देखना, अगर आपको मत मानो मेरी बात, आप करके देखना ना, इसको ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके यहाँ लाके सब्ट्रैक्ट करो, उसके बाद आप अटक जाओगे, कुछ कर ही नहीं पाओगे आगे। मतलब कर लोगे लेकिन उसके बाद बहुत दिक्कत हो जाएगा, लेंथी चला जाएगा। फिर इसको ए से मल्टीप्लाई करो, आप यहाँ पे ना डायरेक्ट एक्सपैंड करो। मैंने आपको बताया था कि हर केस में जरूरी नहीं कि 2 0 बनाने से आसानी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट एक्सपैंड करेंगे, इस वाले रो से एक्सपैंड करते रहे, एक्सपैंड बाई R1। तो आप देखो ये कौन सा एलिमेंट है, ये आपका A11 है। आप इन दोनों का सम करो, 1 + 1 क्या होगा, 2 होगा। 2 क्या इवन है, इवन है तो प्लस आएगा, तो प्लस माइनस प्लस। ठीक है, एक्सपैंड कैसे करते हैं, अब देखो ये वाला प्लस आएगा ना, उसके बाद अल्टरनेटिव लिख देते हैं। ठीक है, फिर आप ए स्क्वायर को लो, तो ए स्क्वायर लिया, ए स्क्वायर लिया ना, तो ए स्क्वायर के सामने, ए स्क्वायर के सामने वाला रो और कॉलम को हटा दो और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो ये बचा इसका डिटर्मिनेंट, तो क्या हो जाएगा कॉस एन प्लस वन एक्स इंटू साइन एन प्लस टू एक्स, बीच में माइनस और फिर इन दोनों को साइन एन प्लस वन एक्स कॉस एन प्लस टू एक्स। ठीक है, ऐसे ये भी कोई छोटा नहीं होगा। फिर यहाँ पे हो गया माइनस ए, यहाँ पे लिया माइनस ए, इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो ये हो जाएगा कॉस एन एक्स इंटू साइन एन प्लस टू एक्स, बीच में माइनस और फिर इन दोनों को साइन एन एक्स कॉस एन प्लस टू एक्स। ठीक है, फिर प्लस वन। ठीक है, प्लस वन के सामने वाला रो और कॉलम को हटा दो और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो ये हो जाएगा कॉस एन एक्स इंटू साइन एन प्लस वन एक्स, बीच में माइनस और फिर इन दोनों को साइन एन एक्स कॉस एन प्लस वन एक्स। ठीक है, ठीक है, अब आप देखो यहां पे तो आप फॉर्मूला लगा दो, यहाँ पे आप देखो क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यही बन रहा है। आप देखो ये बड़ा वाला एंगल है ना, तो आप इसको ए बोल दो। आप प्रोडक्ट में आगे पीछे तो किसी को भी लिख सकते हो, इसको बी बोलो, दोनों अलग अलग है इसलिए दोनों को हमने अलग अलग बोला, इसको ए बोला इसको बी बोला। नेक्स्ट में क्या होना चाहिए, कॉस ए साइन बी, तो आप देखो इसको बी बोला था और इसको ए बोला था, तो आप देखो बन नहीं गया। अगर आप इसको ऐसा लिख दो साइन एन प्लस टू एक्स कॉस एन प्लस वन एक्स, फिर बीच में माइनस, हमने कुछ नहीं करा, इन दोनों को इधर उधर कर दिया, इसको भी इधर उधर कर दो, तो हो जाएगा कॉस एन प्लस टू एक्स साइन एन प्लस वन एक्स। ठीक है, हमने कुछ नहीं करा, मैं वापस से बोल रहा हूँ, हमने इसमें कुछ नहीं करा है, बस इसको इधर करा है और इसको इधर करा है, मतलब इसको इधर उधर इसको उधर उधर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी, तो इसका भी फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए क्या है, ए है एन प्लस टू एक्स, एन प्लस टू एक्स बीच में माइनस और फिर बी है बी इज एन प्लस वन एक्स, एन प्लस वन एक्स।
मल्टीप्लाई करो साइन, ये हो जाएगा एन एक्स प्लस 2x, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो माइनस एन एक्स माइनस एक्स। अब देखो एन एक्स और माइनस एन एक्स, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, 2x माइनस एक्स साइन एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन एक्स। इस पूरे को सॉल्व करने पर आएगा ए स्क्वायर साइन एक्स माइनस ए। अब देखो यहाँ पे भी यही फॉर्मूला बन रहा है। अगर आप देखो ये एंगल बड़ा है तो आप इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, तो आप देखो ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा ए, तो ये बना ना साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अगर आप इसको भी लिखना चाहते हो तो आप इसको पहले लिख दो, ये हो जाएगा साइन एन प्लस 2x और इसको बाद में लिखो कॉस एन एक्स। हम इस चीज़ को ऐसा लिख रहे हैं और इस चीज़ को मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा है, बीच में माइनस और इसको पहले कॉस एन प्लस 2x और इसको बाद में साइन एन एक्स। अब देखो बन गया ना। अब देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इस फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया। इसका क्या होता है, साइन ए प्लस बी होता है, तो ये ए है ये बी है, ये ए है ये बी है, फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी, तो इन दोनों को माइनस कर दो, एन प्लस 2x माइनस एन एक्स, तो ये हो जाएगा साइन एन प्लस 2, अब मल्टीप्लाई करो एन एक्स 2x माइनस एन एक्स, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल होगा, पीछे बचेगा 2x, तो ये हो गया साइन 2x। यहाँ पे बनेगा साइन x और ये बना है साइन 2x। ठीक है, नेक्स्ट आप इसको देखो, आप इसको भी ध्यान से देखो, इसी फॉर्मूले में है ये भी। आप बड़े वाले को a बोल दो, इसको b बोल दो, इसको ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा a। तो इसके लिए देखो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। अब देखो इसको पहले मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा साइन n प्लस 1x फिर कॉस एन एक्स, फिर बीच में माइनस कॉस n प्लस 1x साइन एन एक्स, यही है ना। तो आप देख लो ना, ये बन रहा है ना, कंपेयर कर लो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इसका फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी, एन प्लस 1x माइनस एन एक्स, यहाँ पे x है, तो ये हो जाएगा एन एक्स प्लस एक्स माइनस एन एक्स। तो अब देखो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, साइन एक्स बनेगा, तो ये बन जाएगा ए साइन एक्स। ये हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा से। ठीक है, तो आप देख लो ना, इसमें जो है ये, इसमें आपने जब सॉल्व करा तो यहाँ पे n नहीं आ रहा है, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ n है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन नंबर ए क्या हुआ, अगर आप डिटर्मिनेंट निकालो, अगर उसमें इन तीनों में से कोई नहीं आता तो वो ऑप्शन में वही ऑप्शन हो जाता। तो आप देखो आपने जब डिटर्मिनेंट निकाला, तो यहाँ पे आया ए स्क्वायर साइन एक्स माइनस ए साइन 2x प्लस साइन एक्स। इस पूरे में क्या कहीं पर n है क्या, नहीं है ना, तो ये जो डिटर्मिनेंट है ना, ये इंडिपेंडेंट ऑफ n है, n कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यही आएगा। आप फिर से सुनो, और अगर आपको कभी भी इंडिपेंडेंट वाला बोले तो आप उसको सॉल्व करो, और जो टर्म ना है, जैसे यहाँ पे 3 वेरिएबल था, a था n था x था, a था n था x था, a था n था x था, इन तीनों में से जो भी ना आए, जैसे यहाँ पे n नहीं आया तो n से ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा, तो n से इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है, जो नहीं आएगा उससे वो इंडिपेंडेंट। ठीक है, जैसे आप ऐसा समझ सकते हो कि आप एक क्रिकेट मैच खेलने जा रहे हो, ठीक है, एक क्रिकेट मैच खेलने गए और एक दोस्त आपका नहीं आया, आपके पास 3 दोस्त थे और जिसमें से एक दोस्त आपका नहीं आता है, तो क्या इसके चलते आप मैच हार सकते हो क्या, नहीं हार सकते मैच। इसके लिए तो आप मतलब इसके चलते आप इसके चलते मैच जीत सकते हो या हार सकते हो क्या, कुछ भी नहीं हो सकता इसके चलते, मतलब इसके चलते आप इंडिपेंडेंट हो। आई होप आपको एक आइडिया लगा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ डेल्टा 1 इक्वल टू दिस
एंड डेल्टा टू इक्वल टू दिस, देन डेल्टा वन और डेल्टा टू में क्या रिलेशन होने वाला है हमारे पास ये बताना है कि डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू जीरो होगा, कि डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू टाइम्स डेल्टा टू जीरो होगा, कि डेल्टा वन और डेल्टा टू आपस में इक्वल हो। तो आप क्या करो, आप डेल्टा टू ले लो और इसको ना डेल्टा वन बनाने की कोशिश करो, इसको क्या करो डेल्टा वन के इक्वल बनाओ। हम डेल्टा टू ले रहे हैं और डेल्टा वन के इक्वल बना रहे हैं। कैसे बनाएंगे, तो आप देखो ना, पहले ये वन 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 डेल्टा वन का रो में है, लेकिन डेल्टा टू में तो भाई कॉलम में है, तो इसको रो में लाना होगा। अच्छा, कॉलम को आप रो में कैसे ला सकते हो, सोचो जरा। कॉलम को आप रो में तभी ला सकते हो जब आप इस डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज ले लो, क्योंकि ट्रांसपोज क्या बोलता है, हम इंटरचेंज करते हैं जी, रो को कॉलम में हम इंटरचेंज कर देते हैं, ट्रांसपोज ये बोलता है। तो इसलिए आपको यहाँ पे ट्रांसपोज लेना होगा, तो टेकिंग ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज लेने से क्या कोई डिटर्मिनेंट में फर्क आएगा, नहीं आएगा कोई फर्क, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होता है। मतलब आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लो, उसका डिटर्मिनेंट उसी मैट्रिक्स के बराबर होता है। ठीक है, तो जब आप इसका ट्रांसपोज लोगे तो क्या होगा, ट्रांसपोज कैसे करते हैं, या तो रो को कॉलम में इंटरचेंज करते हैं या फिर कॉलम को रो में। तो आप देखो, इस आप रो को कॉलम में इंटरचेंज करो, ये रो है ना, इसको कॉलम में क्या करना, अगर ऐसा है तो ऐसा कर देना है, ऐसा है ऐसा कर दो, वन सी ए बी, ऐसा है तो ऐसा कर दो, वन ए बी सी। ठीक है, अब देखो, अब हमें ए स्क्वायर भी चाहिए और ऊपर से हम जानते हैं कि बी सी सी ए बी दिखे, तो आप क्या करो, ए बी मतलब ए बी सी से मल्टीप्लाई करो। तो हम क्या करेंगे, इस वाले कॉलम को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको बी से करेंगे, इसको सी से करेंगे। तो आप लिख दो अप्लाइंग C1, C1 को A से, C2, C2 को B से और C3 को C से। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम अपने मन से तो कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना, तो डिवाइड भी करना होगा। तो हम क्या करेंगे, एक साथ बाहर ही डिवाइड कर देंगे, वन ए बी सी से, इसको ए से कर रहा है ए बी सी ए स्क्वायर, इसको बी से कर रहा है बी ए बी सी बी स्क्वायर। हमने कुछ नहीं करा, आगे पीछे करके लिख दिया अगर हम, क्योंकि ए बी सी बन जाए अच्छा से दिखे थोड़ा, सी ए बी सी सी स्क्वायर। ठीक है, आप देखो इस वाले कॉलम में ए बी सी कॉमन है, बाहर कर लो ए बी सी, ज़रा ए बी सी इस वाले रो में क्या है, ए बी सी कॉमन है, बाहर कर लो। टेकिंग कॉमन ए बी सी फ्रॉम, ये कौन सा रो है, तो R2 से, तो डेल्टा टू विच इज इक्वल टू वन अपॉन ए बी सी इंटू में ए बी सी, ये हो गया ए बी सी वन वन वन, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, फाइनली बचेगा ए वन ए स्क्वायर बी वन बी स्क्वायर सी वन सी स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो, अभी भी क्या डेल्टा वन के इक्वल हुआ है, नहीं जी, अभी भी नहीं हुआ है। डेल्टा वन में थर्ड रो में क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, यहाँ पे भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, थर्ड रो तो एकदम हमारा कंप्लीट हो गया। हम देख रहे हैं कि इसके फर्स्ट वाले रो में वन वन है, हमारे पास एक ऐसा रो है जिसमें वन वन है, और फिर इस वाले सेकंड रो में ए बी सी है, हमारे पास भी एक ऐसा रो है जो ए बी सी है, बस थोड़ा सा आगे पीछे है, तो बस आगे पीछे हम भी कर लेते हैं थोड़ा सा, मतलब क्या करेंगे, इन दोनों रो को इंटरचेंज कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो इंटरचेंज कर दो, अप्लाइंग, अब देखो ये R1 और R2 को इंटरचेंज करना, तो R1 और R2 को इंटरचेंज कर दिया हमने। और आपको पता है, अगर हम किसी भी डिटर्मिनेंट का दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं ना, तो उसका डिटर्मिनेंट, मतलब अगर हम ऐसा आप समझोगे, किसी भी डिटर्मिनेंट का अगर हम दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो माइनस बाहर आ जाता है, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो इसको ऊपर लिख दो वन वन वन, यहाँ पे नीचे लिखो ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। और ये चीज़ डेल्टा वन के इक्वल था, किसके इक्वल था, डेल्टा वन के इक्वल था। अब देखो ये डेल्टा वन के इक्वल था, तो डेल्टा टू विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा वन, इसको इधर लेके आओ, डेल्टा टू प्लस डेल्टा वन विच इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू विच इज इक्वल टू जीरो। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बस आप देखो एक बार,